बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, खबरें ज़्यादा हैं, इसलिए बगैर किसी तमहीद के चलते हैं खबरों की तरफ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन किया है। आज गैर आइनी तरामीम के जरिए नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर किया जाना है और उस गैर आइनी तरामीम के नतीजे में जो गैर आइनी तौर पे खसूसी कमेटी तश्कील दी गई है, उस कमेटी का आज इजलास है। उसमें क्या क्या हो सकता है उसके बारे में भी आगाह करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस बारे में क्या मौक़िफ़ है उससे भी आगाह करेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है। मस्जिद तो बना दी, शब भर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। यही हाल कुछ इस वक्त इस जाली निज़ाम, जाली हुक्मरानों के साथ हो रहा है, पाकिस्तान के जाली हुक्मरानों के साथ, क्योंकि ये गैर आइनी तरामीम जो की गई हैं, उन्हें आलमी फोरम्स पर आलमी इदारों ने, मुस्तनद आलमी इदारों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है और उन्हें खिलाफ आइन, खिलाफ कानून और बुनियादी इंसानी हकूक की के मुनाफी करार दे दिया है। ये अक़वाम मुत्तहिदा से भी आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदारे हैं वो भी, उन्होंने भी इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स ICJ ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मंजूर होने वाली 26वीं आइनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कारी ज़रब करार दे दिया है। ICJ के सेक्रेटरी जनरल सांतियागो कॉन्टन ने कहा कि ये तब्दीलियां अदालती तकर्रियों के अमल और अदलिया की अपनी इंतजामिया पर सियासी असर व रसूख को गैर मामूली सतह तक बढ़ा रही हैं। ये अदलिया की सलाहियत को कमजोर करती हैं कि वो रियासत की दीगर शाखों के ज्यादतियों के खिलाफ एक मुअस्सर और आज़ादाना तौर पर काम कर सके और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ये बात उन्होंने कह दी है जी। और उन्होंने कहा है, काउंटर ने कहा कि ये बाइस तशवीश है कि इतनी अहम आइनी तरमीम को इंतहाई खुफिया तरीके से 24 घंटे से भी कम वक्त में मंजूर किया गया। कानून की हुक्मरानी का बुनियादी असूल और इख्तियारात की तकसीम, जिसके मुताबिक शहरियों और उनके आज़ादाना तौर पर मुंतखब करदा नुमाइंदों को कानून साजी के अमल में शिरकत का हक हासिल है, इस मामले में खुलेआम पामाल किया गया है। ICJ खासतौर पर उन्होंने कहा कि दर्ज झेल तब्दीलियों पर तशवीश का इजहार करता है जो अदलिया की आज़ादी को बुरी तरह मुतासर करती हैं, क्योंकि वो अदलिया को गैर जरूरी तौर पर इंतजामिया और पार्लियामेंट के कंट्रोल में दे देती हैं। यानी कि जो की गई हैं जनाब, उसमें उन्होंने कहा है कि यह सरासर अदलिया पे कंट्रोल हासिल करने की और सियासी कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की है और इससे हुकूमत और इंतजामिया के कंट्रोल में चली जाएगी अदलिया, जो कि आलमी असूलों के भी खिलाफ है और निज़ाम इंसाफ के भी खिलाफ है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ उन्होंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है कि इसमें क्या क्या खामियां हैं चीफ जस्टिस की, जो सियासी तकर्री होनी है, आइनी बेंच जो तश्कील दिया गया है और उस आइनी बेंच के जो सियासी अपॉइंटमेंट्स होंगी आगे, उसका भी तफसील से जिक्र किया गया है। और इसलिए और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो उन्होंने तरमीमात की हैं उसके बाद उनका भी जिक्र किया गया और आगे जाके उन्होंने लिखा है कि ये तरमीमात बराह रास्त बैनुल अक़वामी मुआहदे बराए शहरी और सियासी हकूक ICCPR के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी हैं, जो अदालतों और ट्रिब्यूनल्स के सामने मुसावात और एक काबिल, आज़ाद और गैर जानिबदार ट्रिब्यूनल के जरिए मुनसिफाना और अवामी समात के हक की जमानत देता है और जो कानून के मुताबिक कायम किया गया है। पाकिस्तान के आइन भी मुनसिफाना मुकदमे के हक को आर्टिकल 9A का और आर्टिकल 10 तस्लीम करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कमेटी, जो ICCPR की दफात की तशरीह और इतलाक की जिम्मेदार माहिरीन की एक आज़ाद तंजीम है, उसने भी मुस्तनद तौर पर करार दिया है कि ये हक एक मुतलक हक है जो किसी भी इस्तिस्ना के ताबे नहीं है और एक ऐसी सूरत हाल जहां अदलिया और इंतजामिया के इख्तियारात और फ़राइज़ वाज़ेह तौर पर काबिल इम्तियाज ना हो या जहां इंतजामिया अदलिया को कंट्रोल करने या हिदायत देने के काबिल हो, एक आज़ाद ट्रिब्यूनल के तसव्वुर से मुताबिकत नहीं रखता और ये सारी तामीम उसकी खिलाफ वर्जी हैं जो कि आलमी असूल, तयशुदा आलमी असूल और पाकिस्तान का अपना आइन
جو بنیادی حقوق کی تحفظ فراہم کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بھی یہ ترامیم منافی ہیں۔ سانتیاگو کو کانٹر نے کہا کہ آئی سی جے سمجھتا ہے کہ موجودہ عدالتی نظام میں کچھ اصلاحات کی ضرورت ہو سکتی تھی تاکہ عدالتوں کو زیادہ مؤثر اور جواب دہ بنایا جا سکے اور عدالتی تقرریوں کا عمل زیادہ شفاف اور جامع ہو، لیکن یہ ترمیمات عدلیہ کو کنٹرول کرنے، اپنے تابع کرنے اور اسے حکومت کے کنٹرول میں لانے کی ایک کوشش ہے جو قانون کی حکمرانی، اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی آزادی کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ آئی سی سی پی آر کے آرٹیکل 14 کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ریاستوں کو عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دینے کے لیے مخصوص اقدامات کرنے چاہیے۔ ججز کو فیصلہ سازی میں کسی بھی سیاسی اثر و رسوخ سے محفوظ کرنے کے لیے آئین یا قوانین کی منظوری کے ذریعے واضح طریقہ کار اور معروضی معیار مقرر کرنے چاہیے تاکہ عدالتی اراکین کی تقرری، تنخواہ، مدت، ملازمت، ترقی، معطلی، برطرفی کے حوالے سے شفافیت ہو۔ اور اس طریقے سے انہوں نے بھی ان موجودہ ترامیم کو عالمی اصولوں کے خلاف، نظام انصاف کے طے شدہ اصولوں کے خلاف قرار دے دیا ہے، اور یہ بات ساری کی ساری جو ہے جناب رد کر دی ہے۔ جو ترمیمات ہیں ان کو پولیٹیکل قرار دے دیا ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے جناب اس وقت عالمی اداروں کی طرف سے، جبکہ دوسری جانب ایک اور بھی حکومت کے لیے مصیبت کا سبب بات بنتی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کو جس برے طریقے سے جیل میں رکھا ہوا ہے، قید تنہائی کے ساتھ ساتھ جو مظالم ان پہ کیے جا رہے ہیں، جو ٹارچر ان پہ کیا جا رہا ہے، جو تشدد کیا جا رہا ہے، اس پہ اب عالمی فورمز کے ساتھ ساتھ عالمی شخصیات بھی میدان میں آ چکی ہیں، اور وہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کا، اور یہ پریشر ہماری ملٹری لیڈرشپ پہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے منفی اثرات ہماری ملٹری لیڈرشپ پہ اور طرح سے بھی آ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں باقاعدہ طور پہ ملٹری لیڈرشپ کے خلاف ایک کمپین نہیں بلکہ منظم ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان پہ پریشر بڑھایا جائے، اور ان کی جائیداد اور ان کی نقل و حرکت اور دیگر ان پر پابندیاں عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے آنے والے دنوں میں اس میں مزید اس پریشر میں اضافہ ہوگا، جو عمران خان کی رہائی کا بھی مطالبہ اب کیا جا رہا ہے، اوپنلی کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ اور عالمی ذرائع ابلاغ میں۔ تو جناب دوسری جانب آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے 4 بجے، 12 ارکان ہیں ان میں، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے 4 ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 ہیں، 4 اور 3 7، اور ایک ایم کیو ایم کا ہے 8 ارکان یہ حکومت کے ہیں، اور حکومتی ارکان نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا، اور پھر آگے ججز کا تقرر بھی یہی کریں گے۔ تو اس لیے اس کمیٹی میں جو اس طریقے سے یہ ترتیب دی گئی ہے اور تشکیل دی گئی ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز آپس میں ہی یہ بندر بانٹ کریں گے، اور دوسری جانب جو دیگر ارکان ہیں اپوزیشن کے، وہ بیرسٹر علی ظفر ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، اور جے یو آئی فے سے کامران مرتضیٰ ہیں۔ تو یہ 4 ارکان ظاہر ہے بہت مشکل ہے کہ مولانا کا بھی ووٹ جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ رہے، وہ بھی جائے گا حکومت کے ساتھ۔ اس طریقے سے اس میں بھی خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے آج پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں جو اہم ترین فیصلے کیے گئے، ان میں پہلا فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا جو آج اجلاس ہے، اس سے مکمل طور پر وہ الگ رہے گی اور اس میں شریک نہیں ہوگی، اور جو چیف جسٹس کی تقرری کا پروسیس ہے اس عمل میں شریک نہیں ہوگی۔ 26ویں آئینی ترمیم پر پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں رائے شماری کے دوران پارٹی پالیسی کی جو خلاف ورزی ہوئی،
उन अरकान के खिलाफ भी फौरी सख्त कार्रवाई अमल में लाने की मंजूरी दी गई और आईनी तरमीम को वोट देने वाले अरकान पार्लियामेंट की बुनियादी जमाती रुकनीत की मनसूखी समेत उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई पर भी इत्तेफाक किया गया है और पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्टी से रवाबित मुनक़ते करने वाले दीगर अरकान को शोकाज नोटिस के इजरा की भी मंजूरी दी गई, जिसमें यकीनन जैन कुरैशी भी शामिल होंगे, रियाज फतेहाना भी शामिल होंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड घुम्मन भी शामिल होंगे, क्योंकि 9 अरकान जिसमें से 5 ने वोट दिया और 4 अरकान जो हैं वो राबते में नहीं रहे। 9 अरकान के खिलाफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि शोकाज नोटिस के जरिए इन अरकान पार्लियामेंट से पार्टी से रवाबित मुनक़ते करने और हुकूमती हलकों से रवाबित कायम करने समेत मुतल्लिका मामलात की खिलाफ वर्जी पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करने का कहा जाएगा। ये फैसला किया गया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी जिसमें नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना है उससे लाताल्लुकी और बाइकआउट का ऐलान कर दिया है और अपने आप को उस अमल से अलग कर दिया है, क्योंकि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब का नाम इन्होंने कंसीडर करना है। पहले 3 नामों में से किसी एक को फाइनल करना है और उसके बाद जो आईनी बेंच की सरबराही है वो जस्टिस अमीन या फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को दिए जाने का इम्कान है। ये पहले से ही जो है मार्केट में खबरें दस्तयाब हैं, इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को पता ना हो और ये सारी महफिल इसीलिए सजाई गई थी। जो चीफ जस्टिस के लिए नाम लिया जा रहा है जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब का नाम लिया जा रहा है। बहरहाल देखते हैं कि इस पे फाइनली कौन होगा। दूसरी जानिब गैर आईनी तरामीम की मंजूरी के बाद और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की रुखसती से पहले ही मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन का रुख कर रहे हैं और अब खबर आ गई है कि मियां साहब जो हैं वो 21 अक्टूबर यानी कि आज की तारीख में वो लंदन जाने का इरादा रखते हैं और वहां से जाएंगे अमेरिका और अमेरिका से वापस आके लंदन में क्याम करेंगे और सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे कि गैर आईनी तरामीम का ऊंट किस करवट बैठता है और क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये गैर आईनी तरामीम बरकरार रहती हैं या नहीं, क्योंकि मियां साहब पाकिस्तान में वापस भी तब गए थे जब काजी फायद ईसा ने अपना ओहदा संभाल लिया था और जब तक काजी साहब चीफ जस्टिस रहे मियां साहब पाकिस्तान में रहे और अब पाकिस्तान से मियां साहब रुखसत हो रहे हैं। शायद उनको अदलिया पर अब ज़्यादा भरोसा नहीं रहा। तो बहरहाल देखते हैं कि मियां साहब का अगले मामले में अब क्या इक़दाम होगा, क्योंकि 21 अक्टूबर 2023 को मियां साहब जो हैं वो काजी साहब की मेहरबानी से वो लंदन से पहुंचे थे लाहौर और उनको रेड कारपेट दिया गया था और ठीक 1 साल बाद वो पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।